नमस्ते दोस्तों, प्रथम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्रवण कुमार, यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने इंटरव्यू दिया था और आज आज की इस क्लास में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं, है ना? 2025 के पॉलिटी के, उनको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो भी पीवाईक्यूज को एलिमिनेशन मेथड के साथ में कि एग्जाम के टाइम पे आपको किसी भी ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, ठीक है? और डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसके बैकग्राउंड को पूरा जानेंगे, है ना? और सारी जो स्टैटिक के जो भी चीज़ें हैं उसको भी साथ में अपन रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ए बी सी डी जो भी हो आपका, ठीक है? और लास्ट में बताना कि आपके जितने भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मान लो 10 डिस्कस कर दिए क्वेश्चन, उसमें से आपके कितने सही हुए, 5 4 7 8 क्वेश्चन, तो आपको कमेंट में बताना है और जो भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है? और इस जो क्लास है इसकी पीडीएफ अपन को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वीडियो के, तो आप उसको जा कर के ज्वाइन कीजिएगा। और अब हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का अपना पहला सवाल है वो है कि अध्यादेश से रिलेटेड है, ठीक है? आप जानते होंगे अध्यादेश क्या होता है, ये तो अपन यहाँ पे अपन पूरा अच्छी तरीके से उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अध्यादेश का सवाल है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो संविधान का आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्तियां देता है। अध्यादेश कब लागू किया जाता है कि जब अपने भारतीय संसद है उसका एक सदन या फिर दोनों ही सदन सत्र में नहीं है, तब अध्यादेश ला करके किसी भी विधेयक को एक्ट के रूप में लागू किया जाता है, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अध्यादेश किसी केंद्रीय कानून को संशोधित कर सकता है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि अध्यादेश किसी भी पिछली तारीख से भी प्रभावी किया जा सकता है, ठीक है? देखिए, पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है। कैसे? कि अध्यादेश है ना, वो पूरी तरीके से संसद के समान ही रखता है। उसका जो भी एक्ट का जो अपने अध्यादेश का जो बल है, यानी कि उतनी ही ताकत है जितनी कि संसद की जो प्रोसेस है उसमें है। यानी कि संसद ना होते हुए भी अध्यादेश द्वारा कानून पारित किया जा सकता है, ठीक है? चाहे वो केंद्रीय का मतलब केंद्र का कानून हो, चाहे राज्य का कानून हो, है ना? उसको संशोधन किया जा सकता है, उसमें रद्द किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन फिर जब संसद सदन में आती है, सत्र में आती है दोनों सदन, तब उसको वापस उसको बहुमत से उसको पारित करवाया जाता है, ठीक है? ये रहती है प्रोसेस। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या है कि मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। देखिए, अध्यादेश के पास ताकत है किसी भी विधेयक को एक्ट बनाने की, लेकिन संवैधानिक सीमाएं भी है कि अध्यादेश से किसी भी मूल अधिकार को न्यून नहीं किया जा सकता, ठीक है? तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि 2016 का जो एक्ट था, शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण अध्यादेश के थ्रू लाया गया था, ठीक है? ताकि जो 1968 का जो एक्ट था, है ना, उसमें संशोधन किया जा सके। और ये अध्यादेश बाद में 2017 में एक्ट के रूप में भी उस जो पुराने एक्ट को इसने प्रतिस्थापित कर दिया 2017 के एक्ट ने, ठीक है? तो जिसमें ये जो एक्ट था ना, ये जो अध्यादेश था, इसने इस एक्ट को पुरानी डेट से ही लागू करवाया कि जो उसमें प्रावधान थे वो सारे उसी तरीके से लागू हो गए, है ना? तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? आंसर होगा अपना पहला और तीसरा सही है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। ठीक है? अब देखिए, ये शक्तियां जो है ना राज्यपाल की, ये कहाँ पे दे रखी है? ये दे रखी है आर्टिकल 200 के तहत भारतीय संविधान का, है ना? अब एग्जांपल देके देखते हैं कि आर्टिकल जो 371 ए का क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज बी, ये क्या कहता है कि नागालैंड, ठीक है,
इसकी जो स्पेशल जो पावर्स दे रखी है, उनकी उनकी जो स्पेशल स्टेटस है ना नागालैंड का, वो इसके थ्रू डिफाइन है ना। इसी तरीके से आर्टिकल 371 का सब क्लॉज है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है कि इन आर्टिकल को राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित किया जा सकता है ना। समझ रहे? देखिए, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है कि इन दोनों आर्टिकल को या फिर इनसे रिलेटेड अगर कोई भी राज्य विधायिका में कोई भी बात चली है या फिर कोई भी विधेयक लाया गया है, उस विधेयक को आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, और ये पूरी तरीके से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर यह डिसाइड करेगा। तो पहला तो एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, देखिए, ये ऐसे देखने में आपको सही लग रही होगी स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत है। क्यों? सबसे पहले उसे पहली बार तो राज्यपाल द्वारा भेजा ही गया होना चाहिए, लेकिन जब दूसरी बार अगर कोई भी राज्य विधायिका वापस उस बिल को भेजेगी, तो वो राज्यपाल के पास न भेज के सीधा राष्ट्रपति के पास भी भेज सकती है ना। राष्ट्रपति स्वयं किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत केवल राज्यपाल ही कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। समझ में गए? राष्ट्रपति केवल तभी कार्यवाही करते हैं जब राज्यपाल द्वारा ऐसा आरक्षण किया जाता है, यानी कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया गया विधेयक ही राष्ट्रपति रखेगा या फिर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाएगा। ठीक है, तो देखिए, दूसरा तो गलत है, पहला सही है, तो इसकी जो आंसर होगी वो होगी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए, मिलान है ना, कि इसमें से कितने युग्म सही है। देखिए, भारत के संविधान में उपबंध दे रखा है, उपबंध दे रखा है, और ये किसके अधीन अधीन कहा गया है उसको देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये किस में दे रखा है? हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और तीसरा है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का निषेध। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आर्टिकल जो 24 है भारतीय संविधान का, उसमें दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है कि यह कारखानों, खदानों और अन्य जो खतरनाक रोजगार है ना, खतरनाक रोजगार, इनमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके रोजगारों को प्रतिबंधित करता है ना। तो आर्टिकल 24 के तहत इसे दिया गया, तो ये मूल अधिकार है। तो पहला तो तीसरा तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ये मूल कर्तव्य है ऑब्वियसली। आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज एफ, ये क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को जो अपनी संस्कृति है ना, और जो अपनी समृद्ध विरासत है, उसका परिरक्षण करना, उसको महत्व देना, उसको संरक्षित करना है। ठीक है, और ये किसमें दे रखा है? मूल कर्तव्य में। तो दूसरा भी सही है। पहला क्या है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए, डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50 है ना। ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की शक्ति देता है। तो ये तीनों ही सही है ना। इसको अपन आर्टिकल के साथ में भी पढ़ लिए, तो इसमें होगा सी, सभी तीनों। आपके जो जो आंसर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं उसको आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपके कितने सही हुए उसको लास्ट में जाकर के आपको बताना है कि 10 में से अपने ये सही हुए। ठीक है, इतने सही हुए, 6 सही हुए, 7 सही हुए, जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15th जो फाइनेंस कमीशन था उससे उसकी सिफारिशों को लेकर के सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि
इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु, यानी कि उसमें सुधार लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ रुपए का अनुदान की अनुशंसा की है। देखिए, ये एकदम फैक्चुअल है ना? तो इसमें आपको अगर डेटा नहीं पता है, तो ये आपका गलत हो सकता है, या आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते, है ना? लेकिन ये स्टेटमेंट एज पर डेटा सही है कि 2022-23 से लेकर के 25-26 तक 4,800 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की थी 15th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ में बांटा जाना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि 45 नहीं है, ये कितना है, 41%। ठीक है, वो संघ राज्यों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगी 41%। ठीक है ना? तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा क्या है कि सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए रखे गए, है ना? तीसरा भी एकदम सही है कि कुछ विशिष्ट जो कृषि सुधार लागू करेंगे राज्य, उनके लिए 45,000 करोड़ रुपए की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि भी देने की अनुशंसा 15 फाइनेंस कमीशन ने करी थी। तो तीसरा सही है। चौथी स्टेटमेंट क्या है कि इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने के लिए चौथा क्या है कि इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने के लिए प्रयास निकष टैक्स एफर्ट्स क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया है। देखिए, चौथा भी सही है कि इसमें 2.5% जो भारांश है इसको रखा गया है कि जो भी राज्य कर राजस्व में सुधार करेंगे उनको मतलब इसके तहत लाभ दिया जाएगा। देखिए, तो इसमें चौथा भी सही है, दूसरा गलत है, तो एलिमिनेट कर लीजिए कि दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ होती है उसके ऊपर है ना। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसके तहत राष्ट्रपति सजा को पूरी तरीके से माफ भी कर सकता है ना, और उसको कम कर सकता है, उसकी अवधि को ज़्यादा कम कर सकता है, जो सजा का जो नेचर है उसको बदल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है ना। तो ये एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, है ना। और भारतीय संविधान ने 1950 में राष्ट्रपति को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों से सशक्त किया था, है ना। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित है, लेकिन ये एक विशिष्ट मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। और विशिष्ट मामले, देखिए एक केस था ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश मामले में। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की शक्ति मनमाने ढंग से प्रयोग अगर की जाती है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है ना, पुनरावलोकन के तहत। ठीक है, देखिए तो सेकंड सही है, पहला सही है, सॉरी। सेकंड क्या है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। देखिए दूसरा गलत है। आर्टिकल 74 है ना, जो भारतीय संविधान का, वो राष्ट्रपति को यह मतलब आदेश देता है कि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र रूप से क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है ना। और उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति इस शक्ति का यूज करेगा। ठीक है, जो आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। तो दूसरा भी गलत हो जाता है। ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के लोकपाल से रिलेटेड ये सवाल है, तो इसको अपन देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि लोकपाल है क्या। देखिए, लोकपाल 2013 में एक एक्ट आता है और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। देखिए, लोकपाल क्या होता है कि भारत में जो भी ऑफिसेस है या फिर जो भी ऑफिसर है, वो भ्रष्टाचार के तहत अगर कोई कार्रवाई होगी, तो वो लोकपाल और लोकायुक्त के तहत ही स्टार्ट की जाती है ना? देखिए, तो लोकपाल का जो अधिकार क्षेत्र है, वो सभी श्रेणियों के जो लोक सेवक है, चाहे वो ए, बी, सी या डी हो, सभी तक व्याप्त है ना? तो अब स्टेटमेंट से देखते सीधा अब इस सवाल को। देखिए, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत के बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती है। देखिए, पहला कथन गलत है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा, पहली बात। देश के भीतर हो चाहे बाहर हो, दोनों स्थानों पर जो कार्यरत लोक सेवक होंगे उस पर लागू होगा। पहली स्टेटमेंट है गलत, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट, सी वाला ऑप्शन। दूसरी क्या है कि संसद का कोई भी सदस्य या फिर किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या फिर सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा। देखिए, लोकपाल की संरचना की बात करें ना, तो इसमें भारत के पूर्व सीजीआई होंगे। पूर्व मतलब रिटायर्ड, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होगा और एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, है ना, जो कि विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता होगा। देखिए, दूसरा भी गलत हो गया। इसमें क्या कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो पदधारी हो या फिर सेवानिवृत्त हो। देखिए, पदधारी तो नहीं होना चाहिए, वो रिटायर्ड सीजीआई जो होंगे ना, वही होंगे इसके सदस्य। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, इसका सदस्य या फिर सदस्य अध्यक्ष या फिर सदस्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम व्यय का व्यक्ति नहीं होगा। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट इसमें पूरी तरीके से सही है। देखिए, अयोग्यता में इसको अपन देखेंगे कि जो अध्यक्ष या फिर सदस्य है, जैसा भी मामला हो, पद पद धारण जब ग्रहण करेगा ना, ये पद धारण करेगा, उस समय उस तिथि पर 45 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा सही है। अब जब तीसरा सही हो गया तो यही ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है तो गलत हो जाएगा। चौथा क्या था कि भारत का जो लोकपाल है, भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता, सभी की कर सकता है, ए बी सी जो भी लोक सेवक है। तो चौथा भी हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। तो आज की इस क्लास में अपन ने डिटेल में पूरा सब चीज़ों को अच्छे से समझा है, सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेज में भी हम पीवाईक्यूज की सीरीज को स्टार्ट रखेंगे और साथ ही साथ जो मैराथन क्लासेज हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जो ओनली आईएएस की जो उड़ान सीरीज है, तो उसकी सारी मैराथन क्लासेज हम इसी ऐप पर, इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो उसको भी आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक